स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स से। यदि हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हमें आयनिक एमो टाइप ऑक्साइड्स देते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक कटायन 6 अनायन से सराउंडेड होता है, वहीं एक अनायन 6 कटायन से सराउंडेड होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाता क्योंकि यह कोवेलेंट नेचर का होता है। इस रिएक्शन से बनने वाले ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और ये ऑक्साइड्स थर्मली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यदि हम इन ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टी की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी सारे ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि यह एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम मेटल ऑक्साइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे देते हैं, जिसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। यदि हम इन ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण ये तीनों प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। इवन दो ग्रुप 2 मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनकी बेसिसिटी और स्टेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड से कम होती है। और अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, यानी कि यह बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। यदि हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन देखें तो यह हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होकर हमें बेरिलेट आयन देता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर देता है, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह हमें बेरिलियम क्लोराइड और H2O देता है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हैलाइड्स की। बेरिलियम हैलाइड्स को छोड़कर बाकी सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम हैलाइड में बेरिलियम का साइज छोटा होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और यह अनायन को बहुत ज़्यादा पोलराइज कर देता है और बनने वाला कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का होता है। सिंस बेरिलियम के हैलाइड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्लोरीन एटम्स दो बेरिलियम एटम्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। वहीं सॉलिड स्टेट में ये फर्दर पॉलीमराइज होकर कुछ इस तरह के पॉलीमर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी क्लोरीन एटम्स ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि 1200 केल्विन या फिर उससे ज़्यादा, तो बेरिलियम क्लोराइड के पॉलीमर्स या फिर डाइमर्स टूटकर मोनोमर फॉर्म करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है क्योंकि मोनोमर में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है।
ग्रुप 2 एलिमेंट्स के आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इनके हैलाइड्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और ग्रुप में नीचे जाने पर हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इसीलिए इनकी हाइड्रेट फॉर्म करने की टेंडेंसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। यदि हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हैलाइड्स को हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके हमें एनहाइड्रस हैलाइड्स दे देते हैं। वहीं बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स हीट करने पर प्रोड्यूस हुए वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या फिर कहें कि हीट करने पर इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। तो अल्कली मेटल्स भी ऑक्सो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। यदि हम इनके कार्बोनेट सॉल्ट की बात करें तो इनके सॉल्ट्स वाटर में इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं। तो जनरली हम इन सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेशन के थ्रू फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट्स को ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट दे देते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। यदि हम ग्रुप 2 मेटल्स के कार्बोनेट्स को हीट करें तो सारे कार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और करिस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स देते हैं। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यह हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो कार्बोनेट्स में कैटायंस का साइज बढ़ता है और इनका साइज बढ़ने से कार्बोनेट्स की लैटिस एनर्जी भी बढ़ जाती है। और इसी रीज़न से जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटल कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। वहीं बेरिलियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल नेचर का होता है, तो इसे हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में स्टोर करते हैं। और ग्रुप में नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी बढ़ने के कारण इन कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वहीं अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की बात करें तो ये सल्फेट्स जनरली वाइट सॉलिड्स होते हैं और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सल्फेट्स में मैग्नीशियम और बेरिलियम सल्फेट वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी आयंस के साइज में डिफरेंस के कारण काफ़ी कम होती है, तो ये आसानी से आयनाइज होकर वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। वहीं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इनकी लैटिस काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है और ग्रुप में कैल्शियम से बेरियम सल्फेट की तरफ जाते समय इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। जैसा कि हमने देखा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट के केस में सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी आयंस के साइज में डिफरेंस के कारण कम होती है। और हम यह भी जानते हैं कि अगर आयंस का साइज छोटा होता है तो वाटर इनको बहुत अच्छे से हाइड्रोलाइज कर देता है, जिसके कारण इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन दोनों के केस में भी यही होता है कि आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी उनके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है और इनको वाटर में सॉल्युबल बना देती है। वहीं अगर हम ग्रुप 2 मेटल्स के सल्फेट्स को हीट करते हैं
तो ये टूट कर हमें मेटल ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस एज अ प्रोडक्ट देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 मेटल्स के नाइट्रेट्स की। हम ग्रुप 2 मेटल्स के नाइट्रेट्स को उनके कार्बोनेट्स की HNO3 के साथ रिएक्शन कराकर बना सकते हैं, जिसे हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। ग्रुप 2 में बेरियम को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स के नाइट्रेट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं, जबकि बेरियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होने के कारण यह एनहाइड्रस नाइट्रेट फॉर्म करता है। यदि हम इन मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो ये लिथियम नाइट्रेट की तरह ही डिकम्पोज होकर हमें करिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स NO2 गैस और O2 गैस एज अ प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर बनने वाला NO2 गैस ब्राउन कलर का गैस होता है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकलता हुआ दिखता है, और इसीलिए हम इस रिएक्शन का यूज़ कंपाउंड में नाइट्रेट की प्रेजेंस को पता करने के लिए करते हैं। आई होप आप ग्रुप 2 के कंपाउंड्स के इन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे।